हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिस प्रोग्राम के अंडर की पीआर एक साल में हमें मिल जाती है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे और बहुत लोग कंफ्यूज भी थे कि कौन से शहर हैं, कौन सी सिटी है, क्या प्रोसीजर है। तो मैंने सोचा कि दोबारा मैं वीडियो बनाती हूँ और उसमें सबके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि कौन सी वो सिटीज़ हैं और कौन सी इसके अंडर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट मांगेगी कि आपकी पीआर हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट वहां पे पढ़ने जाते हो तो आपको पीआर का प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आरएनआईपी प्रोग्राम के बारे में बताया था, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, तो ये प्रोग्राम पहले अभी 2024 में खत्म होने वाला था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको परमानेंट कर दिया है। मतलब पायलट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो उसको बस एलिजिबल करेंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक है, उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने इस प्रोग्राम को परमानेंट कर दिया। तो अब बात करते हैं कि क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसके पीछे कनाडा सरकार क्या चाहती है और इसके हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। तो सरकार क्या चाहती है, जैसे कि हम अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम किसी बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन वो बड़े शहर तक पहुंचने तक बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वो क्रॉस करके फिर हम उस मेन शहर में पहुंचते हैं। तो ऐसे ही ये इसका सरकार का मोटिव है कि जो बीच में छोटे छोटे गाँव बसे होते हैं, जैसे उनका कितना एरिया होता है, कितने एरिया में कवर होते हैं, थोड़ा सा एरिया होता है, थोड़े से लोग होते हैं, तो बस वही है। जैसे वहां का एग्जाम्पल है वही कैनेडा में है। तो जैसे वो छोटे छोटे विलेज बसे हुए हैं ना यहाँ पे, तो कैनेडा सरकार चाहती है कि आप वहां जाओ, वहां पे लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो वहां लोग जाएंगे तो वहां पे सरकार का फायदा होगा, जो वहां का काम है वहां का काम बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसमें सरकार को बेनिफिट मिलेगा। और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें पीआर के लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब हमें पीआर जल्दी मिलने के चांसेस वहां पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली कनाडा सरकार चाहती है कि जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, ब्रैम्पटन होगा, टोरंटो हो गया, मिसिसागा हो गया, तो आप प्लीज वहां से निकलो और ऐसे विलेज में जाओ ताकि वहां पे भी भीड़ कम हो, उसमें सरकार का भी फायदा हो और आपको भी पीआर जल्दी मिल जाए। तो दोनों के ही फायदे सरकार इसमें देख रही है, क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा होगी है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी लोग घर देखने जाएंगे, उन्होंने भीड़ देख के कि हमारे पास आप नहीं लोगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, उन्होंने अपना बहुत ज्यादा रेंट इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे करके वहां महंगाई भी ज्यादा बढ़ रही है। अब उनके पास देने के लिए घर भी नहीं बचे कि हम किस किस को घर दे देंगे, जो था वो सब फुल हो गया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतनी जल्दी घर बन के रेडी नहीं हो सकते। तो वही सरकार चाहती है कि आप प्लीज यहाँ से निकलो, यहाँ की जगह खाली करो, अपना फायदा देखो और हमारा फायदा भी देखो। उसके बाद बहुत सारे ये डाउट है कि कौन कौन सी सिटी में ये प्रोग्राम अवेलेबल है। 11 कम्युनिटीज हैं, मैं आपको स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन करके दिखाती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। देखो 5 तो है ओंटारियो के अंदर। सबसे पहला है नॉर्थ बे, सडबरी, टिमिन्स, सोल्ट सेंट मैरी और थंडर बे। ये हो गए पांचों के पांचों ओंटारियो के। फिर आगे मैनिटोबा में है ब्रेंडन एल्टोना, ये हो गया मैनिटोबा का। फिर आ गया सस्केचुअन का मूस जो, फिर आ गया एल्बर्टा का, फिर आ गया ब्रिटिश कोलंबिया का वर्नोन। तो ये सारे हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया में एक और है लास्ट वाला, वेस्ट कूटने। तो ये वाले सारे शहर हैं। आई होप कि आपको सिटीज के तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप इस लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं, यही अभी सरकार ने लिस्ट प्रोवाइड करवाई है। इसके अलावा कोई सिटी, कोई भी शहर इसके अलावा नहीं है। जो है, जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है इसी के अंदर है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो कि ये शहर कहाँ पड़ता है, कैसा है, क्या नहीं है। जो मेन डाउट था सिटीज का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद आ जाती है रिक्वायरमेंट्स। कनाडा रिक्वायरमेंट इस चीज़ के लिए क्या क्या मांगती है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज, फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम ये चारों रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की। देखो वर्क एक्सपीरियंस में हमें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि 1560 घंटे होने ही होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा 6 महीने में 1560 घंटे पूरे कर लिए, आप लगे ही हुए हो, 2-2 शिफ्टें लगा रहे हो, आपने 9 महीने में कर लिए, 10 महीने में कर लिया, आपका होगा 1 साल में ही। ये नहीं है कि आप पहले ही करके बैठ गए कि मेरे तो 1560 घंटे पूरे हो गए तो चलो अब अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको 1 साल की ही वेट करनी पड़ेगी। हाँ बस ये है, इसमें बेसिकली चाहिए 1560 घंटे। उसमें आपका एक और नोट करने वाली बात ये है, कोई पार्ट टाइम पूछता है कि पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फुल टाइम करो, आप पार्ट टाइम करो, आप इन दोनों को कंबाइन करके भी अपने आवर्स 1560, आपका मेन मोटिव है टोटल 1560 घंटे होने चाहिए। पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, आप कभी पार्ट टाइम जा रहे हो, कभी फुल टाइम जा रहे हो, तो दोनों के काउंट करके 1560 हो जाएंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं पार्ट टाइम के ही काउंट होंगे या फुल टाइम के काउंट होंगे, दोनों के काउंट होंगे।
फिर आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे आपका हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल डिप्लोमा हो गया, या आपने अपने ही जैसे शहर में इंडिया में ही आपने ग्रेजुएशन की है, या फिर आप यहाँ आके मास्टर्स कर रहे हो, या फिर यहाँ पे आके आपने ग्रेजुएशन की है, तो बस वो जो भी आपने स्टडी की है वो सब आपको यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपको ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए कि एल्स में हमें पता नहीं 8 बैंड चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमल सा इन्होंने मांगा हुआ है, मैं वो भी आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ अभी। जैसे टीयर 0 एंड 1 है तो उसमें आपको चाहिए CLB NCLC 6, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। टीयर 2 एंड जो 3 है उसका CLB NCLC 5, टीयर 4 एंड 5 का CLB NCLC 4। देखो जिस भी आप टीयर में जॉब कर रहे हो, जिस भी आप नोक कोड में जॉब कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपको स्कोर चाहिए। 6 से ऊपर कोई स्कोर नहीं है तो ये तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है। जैसे हम जब फाइल लगाते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड देखते हैं कि आपके पास आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो इनफ आपके पास अगर सिंगल पर्सन है तो $2000 से $2200 इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। अगर 2 पर्सन है तो आप वो डबल कर सकते हो। जितने पर्सन आपके साथ ऐड होते जाएंगे आप वो अपनी इनकम डबल कर सकते हो। तो वही आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। प्रूफ ऑफ फंड भी बिल्कुल मिनिमल सा है, ये भी ज़्यादा नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर इन सिटी में हम डायरेक्ट जो यहाँ पे कॉलेज हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर स्टडी करें तो हमारा क्या बेनिफिट होगा। देखो अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए। आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई 1560 घंटे, कोई 1 साल का क्राइटेरिया करना ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली है, वो नोट करो कि आपको 2 साल की ही स्टडी लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने 1 साल की स्टडी ले ली और आपने सीधा फाइल लगा दी, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल की नहीं लेनी, उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। 2 साल की ही स्टडी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट इन्हीं सिटीज़ के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो 2 साल की स्टडी लो, स्टडी कंप्लीट होती है आप अपनी फाइल लगा दो। आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अपनी फाइल लगा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने जो जो सिटी थी अच्छे से मेंशन करके दिखा दिया, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको बता दी। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हो पढ़ने के लिए इन्हीं सिटीज़ में तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो अगर आप अभी इंडिया हो और आप आना चाहते हो, आपको जल्दी PR चाहिए, तो आपके पास सबसे अच्छा बेस्ट चांस है कि आप इन शहरों के कॉलेज में ट्राई करो। अगर आपको एडमिशन मिलता है, अगर आपको सीट मिल जाती है, तो आपको 2 साल के बाद कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PR के लिए फाइल लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।